नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। अभी हाल फिलहाल हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे में जो है संस्कृत है इसके टेस्ट हम लोग देख रहे थे। देखिए टेस्ट बेसिकली डिजाइन किया गया, आप सभी को पता ही है कि आरओ जो है, आरओ का जो एग्जाम अभी होने वाला है अगले महीने। लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि अभी हम लोग जो डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं समान अध्ययन का, हिंदी यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। समान अध्ययन में हम लोग जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी, ठीक है, ज्योग्राफी। अब आप सभी को पता ही है कि ये जो पेपर है ये कॉमन है सब में, यानी कोई भी स्टेट पीसीएस आप लिख रहे हैं, इवन if आप यूपीएससी लिख रहे हैं, ठीक है, चूंकि प्रश्नों को जो है इस टेस्ट पेपर में बहुत बेहतर तरीके से जो है सजाया गया है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग को संस्कृत या इसकी टीम को धन्यवाद जो है देना चाहिए। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रश्न इस टेस्ट में देखने को मिल रहे हैं, यानी कथन कारण भी रखा गया है, मैचिंग वाला प्रश्न है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले प्रश्न पूछे गए हैं, साथ साथ फैक्ट भी है। तो ऐसे में ये टेस्ट पेपर मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि टेस्ट पेपर सभी के लिए है। ठीक है, चाहे आप जो है अभी बिहार पीसीएस का एग्जाम लिखने वाले हैं, बीपीएससी का, जिसका प्रस्तावित डेट आप सभी को पता ही है कि 10 सितंबर है। इसके अलावा जो है यूपी पीसीएस हो गया आपका, यूपी पीसीएस, ठीक है, या भी उत्तराखंड पीसीएस हो गया आपका एग्जाम, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो। इवन एफ यूपीएससी में भी बिल्कुल ये कारगर है। आप देखेंगे तब की बार यूपीएससी में भी 18 जो वन लाइनर प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, वन लाइनर। इसके अलावा देखा जाए तो साइंस, आज हम लोग देखेंगे तो साइंस का टेस्ट हम लोग देखेंगे। ठीक, अब बात करें कि कितना टेस्ट अभी तक कंप्लीट हुआ था। देखिए संस्कृत है, इसे फेज वन की बात करेंगे, इसे 5 टेस्ट आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद फेज थर्ड से 5 टेस्ट कंप्लीट करा दिया गया है। फेज हम लोग 4 देख रहे हैं, और फेज 4 से जो है आपको 2 टेस्ट कंप्लीट करा दिया गया है। ये टेस्ट नंबर हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें 2 टेस्ट और कंप्लीट कर लेंगे तो ये 15 टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 पॉलिटी का, 3 हिस्ट्री का। ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है, और इसको आप लोग रिवीजन करके अपने तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पे जिस टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं, यानी जो टॉपिक आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, उस टॉपिक जाके बुक वगैरह में आप या जो भी नोट्स है आपके पास पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट सभी के लिए है, ये पहले मैं क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए, बाकी टेस्ट जो है कब, 7:30 बजे टाइमिंग है। अभी कुछ दिनों से ये अलग फॉर्मेट में मिल रहा है। नेक्स्ट डे से बिल्कुल जैसे लाइव फॉर्मेट में आपको मिलता था वैसे ही टेस्ट, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में अवेलेबल ही रहता हूँ। ठीक है, टेस्ट जो है कब से होता है, जो नए लोग हैं उनको बता दें, तो 7:30 PM। ठीक है, तो 7:30 PM लाइव है। ठीक है, प्लस एक करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड किया गया था, तो उसको भी जाके देखेंगे, उसको भी जो है आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू को फॉर्मेट में आपको पिछले 7-8 महीने का करंट अफेयर जो है कवर कराने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए, तो एक एक प्रश्नों का आंसर जो है करते हैं। और देखिए जो लोग लाइव नहीं देखते हैं लेक्चर को, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग भी लाइव के फॉर्मेट में ही देख सकते हैं, ओएमआर सीट ले सकते हैं एक एक प्रश्नों का आंसर करने का। मैं बिल्कुल सफिशिएंट टाइम देता हूँ। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से जो है मानव शरीर का कौन सा अंग लिख रहा है, प्लुनमोरी प्लुनमोरी फाइब्रोसिस से प्रभावित होता है। फेफड़ा है, हृदय है, छोटी आंत है, और तंत्रिका तंत्र है। तो देखिए प्लुनरी जो है फाइब्रोसिस एक प्रकार का क्या है, डिजीज बीमारी ही है, और इसमें जो है टिश्यू और लंग्स की कहानी होती है। तो जो लंग्स के टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक, चेस्ट के अंदर जो है चले जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको रोग में फेफड़े के ऊतक जो है, यानी फाइब्रोज, यानी रेशेदार हो जाते हैं फेफड़े के ऊतक, और फेफड़ा सिकुड़कर छोटा हो जाता है। ठीक है, और ये चेस्ट के अंदर आपको, चेस्ट के अंदर जो है खिंच जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुलोमनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, ये रोग जो है आपका तपेदिक हो गया, ब्रांकोमोनिया हो गया, इससे ग्रस्त होने पे भी ये रोग आपको जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी निवारण अगर देखें तो चिकित्सा उपलब्ध इसका नहीं है, लेकिन वही आप योगा प्राणायाम वगैरह करके और फाइब्रोसिस से इसको जो है रोक सकते हैं। बाकी इसका कोई अभी तक जो चिकित्सा वगैरह उपलब्ध नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा है लसिका लिम्फ के बारे में। अभी देखिए बायो का प्रश्न देखने को मिल रहा है, फिर आपको फिजिक्स दिखेगा, फिर आपको केमिस्ट्री दिखेगा, कुछ करंट अफेयर भी है इसमें। लसिका के बारे में क्या पूछा गया है कि लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स इसमें नहीं होती है। ठीक है, पहला लिख रहा है शरीर के असंक्रामक
तंत्र का निर्माण करता है, बताइए कौन सा सही है। देखिए लिम्फ के बारे में क्या लिख रहा है, कुछ स्टेटमेंट है, इट डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, क्या इसमें दोनों नहीं होते हैं। दूसरा, इट फॉर्म द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए बिल्कुल बात सही है, लाल जो है रक्त कोण कणिकाएं और प्लेटलेट्स इसमें उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, लिम्स तो आपका कलरलेस ही एक प्रकार का फ्लूइड होता है। ठीक है, रंगहीन द्रव होता है। और याद रखेंगे कि लाल रुधिर जो है कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल, मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे लाल रुधिर कणिकाएं हैं, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो अंग्रेजी वाला देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आरबीसी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स बिल्कुल नहीं होती है। रक्त से जो है कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस इसमें पाया जाता है। ठीक है, और इसमें लिम्फोसाइट्स वगैरह जो है देखते हैं तैरते रहते हैं। ठीक है, और रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ ऑक्सीजन वगैरह भी होते हैं। ठीक है, जबकि बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ का, तो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, और लसिका में मौजूद जो लिम्फोसाइट रोगाणु होते हैं, वो जीवाणु का भक्षण करके उनको नष्ट करके और हमको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं बीमारियों से। ये सब बात आप लोग ध्यान में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये असंक्रामक तंत्र का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल ये भी क्या हो गया, इम्यूनिटी सिस्टम जो है बेहतर करने का काम करते हैं। दोनों का दोनों क्या हो गया, सही, चूंकि हमको सुरक्षा ये दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये जो है बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम के फॉर्म में ही एक तरह से होते हैं। अगला देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। अच्छा, एक एनसीईआरटी सीरीज साइंस का आपको कराया गया है, तो वहाँ पे पूरा आपको 9 10 6 से लेके 10 तक का, ठीक है, एक बार 6 का जो है करा दिया गया है, तो आप जाके जो है चैनल पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा, स्पेशली जो आर ओ एरो को टारगेट कर रहे हैं हम, ठीक है, इस बार तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपको जो है PYQ कराया गया है, PYQ आर ओ एरो का जो आया है अभी, पिछला बार जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, प्लस हिंदी का जो है टॉपिक वाइज जो है PYQ कराया गया है, तो उसको जाके आप लोग देखेंगे। बाकी टेस्ट तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी वाला टेस्ट ही आप लोग रिवीजन कर ले तो बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, पलीहा को लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान बोलते हैं। लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान, यकृत में लाल रक्त कोशिका का विनाश हो जाता है। ठीक है, तो लिख रहा है कि स्प्लीन इज कल्ड द जो है ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल टेक्स प्लेस इन द लीवर। लीवर में जो है आपको लाल रक्त कोशिका का विनाश होता है क्या, बताइए। ये सब प्रश्न तो कराए गए हैं आप लोग को। देखिए जो पलीहा होता है, पलीहा, यहाँ बात करें आरबीसी का, लाल रक्त कोशिका का, या डब्ल्यूबीसी का बात करें, श्वेत रुधिर कोशिका का, दोनों का उत्पादन जो है और विनाश यहीं पे होता है। कहाँ पे होता है, पलीहा में ही होता है। ठीक है, तो इसको कब्रिस्तान बोला जाता है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, स्प्लीन में ही ध्यान रखेंगे आपका प्रोडक्शन होता है व्हाइट ब्लड सेल का। ठीक है, और देखेंगे तो डिस्ट्रॉय होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में ही होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला लिख रहा है कि यकृत में लाल रक्त कोशिका का विनाश होता है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ होता है, आपको स्प्लीन में ही होता है, पलिया में ही होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्या लिख रहा है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से कौन से अंग से इंसुलिन इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ऑलरेडी आप सभी को पता है, जल्द से जल्द आंसर करें इसका। देखिए मैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अवेलेबल हूँ। ठीक है, मानव शरीर में जो है कौन से अंग इंसुलिन उत्पादन करता है, पीयूष ग्रंथि है, ऑकलेट्स ऑफ लैंग्स, लैंगरहेंस है, थायराइड है, एड्रिनल है। देखिए पीयूष ग्रंथि तो होगा नहीं, एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड वाला, एड्रिनल, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ही, आइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस। ठीक है, वैसे तो आपको बताया गया है कि पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज से जो है आपको इंसुलिन, उसमें बीटा सेल होता है, और वही जो है इंसुलिन उत्पादन के लिए जो है जिम्मेवार आपका होता है। तो लंगरहेंस की द्वीपिका के द्वारा ही एक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, और यही क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है।
जो ग्लूकोज के आपके उपापचय का नियमन करता है। क्लियर है? अब इसका कम शरण होगा तो आपको पता ही है कि कौन सा बीमारी डिजीज आ जाता है, मधुमेह। ठीक है, डायबिटीज रोग आपको हो जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज का कॉज है ये। तो याद रखेंगे, इंसुलिन जो है हार्मोन से क्रिकेट करता है, आइसोलेट ऑफ जो है लैंगरहैंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या लिख रहा है। लाल रक्त कणिकाएं के बारे में निम्नलिखित पे विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही है। देखिए रेड ब्लड सेल के बारे में पूछा गया है, जो है रेड ब्लड सेल के बारे में लिख रहा है कि हेमोग्लोबिन के कारण इसका रंग जो है लाल कलर का होता है। ठीक है, अगला लिख रहा है इनकी कोशिकाएं केंद्र विहीन होती है, सेंटर नहीं होता है इसमें। देखिए, दे आर रेड इन कलर ड्यू टू हेमोग्लोबिन, दे आर सेल्स आर न्यूक्लियल न्यूक्लियस लेस, इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। बताइए कितना सही होगा। आरबीबीसी के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, ये कलर जो है, जो रेड कलर का दिखता है वो किसके वजह से, हेमोग्लोबिन की वजह से ही दिखता है। कुछ जंतुओं का जो है ब्लड देखेंगे तो ये रेड नहीं दिखता है, यानी उसमें हेमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, पहला वाला तो सही है। हाँ, कोशिकाएं केंद्र विहीन होती है, केंद्र विहीन, न्यूक्लियस में नहीं होता है। बताइए। बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, दो केंद्र विहीन होती है। ठीक है, सही है ये। ठीक है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा का सी। ठीक है, और जनरली देखेंगे तो 40 से 50 लाख प्रति घन मीटर ये आपका आरबीसी जो है मौजूद होता है। और आरबीसी का अगर शरीर में देखेंगे तो ऑक्सीजन का परिवहन कराने का काम है। ठीक है, तो अब हेमोग्लोबिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप सभी देखते होंगे कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, वो ज़्यादा थोड़ा रेडिश रेडिश दिखेंगे, रेड कलर का दिखेंगे हल्का। वजन क्या है, वजह क्या है आपको, तो पहाड़ियों पर रहते हैं, पहाड़ियों पर ऑक्सीजन का मात्रा धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर कम होगा। ठीक है, तो सांस जो है श्वसन की क्रिया ज़्यादा करेंगे। ठीक है, हेमोग्लोबिन का उनका मात्रा क्या होता है, ज़्यादा चाहिए, तो उनके चेहरे में एक लालीपन आपको देखने को मिलेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, डेवलप इम्यूनिटी इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंजाइम है और हार्मोन है। बताएं। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही, एंटीबॉडी। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का काम किसका है, एंटीबॉडी का। यह एक जो है ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। देखिए लिखा है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन से रंग का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग पर्णहरित द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, चलिए आंसर करें आप लोग सही। लिख रहा है हरा है, पीला, लाल और नीला। ठीक है, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके बता दिया था। ठीक है, आप सही करेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण में अगर दर देखेंगे तो लाल रंग का सबसे ज्यादा। ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बैगनी रंग का सबसे कम। ठीक है, बैगनी जो है सबसे कम, ध्यान रखेंगे, और लाल जो है सबसे ज्यादा। बाकी आपको कहानी पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, वाटर, जल चाहिए, और सनलाइट चाहिए। ठीक है, पत्ते। ठीक है, और कार्बन जो है डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आपको पत्ते जो है भोजन जो है बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है। तो रिएक्शन वगैरह भी याद रखेंगे, आपको बताया ही गया था। देखिए लेक्चर जो लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे ना, उनका रिवीजन शानदार सा हो रहा होगा। अब देखिए कंटिन्यूटी में अगर काम करेंगे तभी जो है बेहतर होगा आपके लिए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत, ठीक है, लीवर के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ए है, विटामिन डी है, बी है और ए है। ठीक है, तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, विटामिन के। विटामिन के जो है देखेंगे तो फ्लू जो है क्लोन, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और इसके का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, जो आपको प्रोथोबिन
के उत्पादन में क्या करता है, सहायता करता है। और बाकी आपको पता ही है कि प्रोथोबिन में थोब्रिन थोब्रिन में परिवर्तित होता है, और थोब्रिन क्या करता है, आपको खून का थक्का बनाने में, यानी ओवरऑल देखा जाए तो विटामिन के खून के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण रोल इसका होता है। अगला देखिए, ये रेडियो समस्थानिक है और निदान सूचक उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, समस्थानिक तो आपको पता ही है। ठीक है, सम स्थान, ठीक है, इसमें स्थान क्या होता है, सेम होता है, काम अलग अलग होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक वेट जो है क्या होता है, अलग अलग होता है। वैसे में इसका जो है बहुत तेरा उपयोग हम लोग देखने को मिलता है। ये करना है आपको सुमेलित। देखिए, आर्सेनिक जो है 74 है। आर्सेनिक 74 का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ट्यूमर, ट्यूमर के इलाज में। कोबाल 16, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है अभी तक, कैंसर के इलाज में कोबाल 60 प्रयोग होता है। आयोडीन 131, ठीक है, ये तो थायराइड थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड है आपको। ठीक है, इसकी सक्रियता को लेके। और सोडियम जो है 24, लास्ट में बचा ही रक्त जो है व्यतिक्रम। ठीक है, देखिए इसको देख लेंगे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम 24, ब्लड जो है डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आर्सेनिक था। आर्सेनिक जो है आपको 74, इसका काम क्या है, ट्यूमर, ट्यूमर को ठीक करना है, इसे ट्यूमर ठीक किया जाता है। कोबाल 60 से हम लोग देखे थे कैंसर, देखिए तो 3 4 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आयोडीन हो गया आपका जो है हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, और लास्ट में सोडियम हो गया ब्लड जो है डिसऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब देखिए ब्लड डिसऑर्डर तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा था रक्त व्यतिक्रम, इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है, आपको बार बार कि जहाँ दिक्कत हो, अंग्रेजी वाला है ही, आपके पेपर में देगा ही, तो आप पेपर में जरूर पढ़ेंगे उसको। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी इसमें गलत कौन है, देखिए कोशिकांग है और खोजकर्ता कौन है। ठीक है, क्रोमेटिन है, राइबोसोम है, केंद्रक है, जीवद्रव्य है। ठीक है, ये कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। देखिए, क्रोमेटिन का खोज अगर देखा जाए तो फ्लेमिंग के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, 1800 जो है 80 में। ईयर नहीं पूछा जाएगा आपसे, ईयर ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम का खोज जो है जी जो है पेलेट। ठीक है, ये भी क्या है आपको करेक्ट ही है। केंद्र का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, केंद्र की खोज से रिलेटेड बिल्कुल रॉबर्ट ब्राउन ही है। जीव द्रव्य लिखा है डी जो है ड्यूबे। ठीक है, ये डी ड्यूबे तो लाइसोजोम का खोज किए थे, क्या खोज किए थे, लाइसोजोम। ठीक है, अब देखिए आप लोग जो एनसीईआरटी वाला सीरीज देखेंगे वहाँ सब कुछ बताया है। एक सेल है, सेल के अंदर जो है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया आपका, राइसोजोम वगैरह हो गया, ये सब इनका फीचर्स क्या है, काम क्या है। ठीक है, सेल के अंदर। ठीक है, तो सब कुछ वहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए, यहाँ पे तो ऑप्शन आपका डी ही से गलत हो जाएगा। ठीक है, जीव द्रव्य का खोज से रिलेटेड जो थे वो पुरकिंजे थे। ठीक है, नाम जो है इनका याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म से कौन रिलेटेड थे, पुरकिंजे। अगले देखिए, लिख रहा है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए, कौन सा सही उत्तर है। लिख रहा है नाइट्रोजन पौधे में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे लिख रहा है नाइट्रोजन की अधिकता होने से पौधे में फूल देरी से निकलते हैं। बताइए क्या सही होगा। आपको पता ही है कि नाइट्रोजन वातावरण में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में यही आपको देखने को मिलेगा। और ये पौधे में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए जो है बिल्कुल उत्तरदायी होता है। ठीक है, और इसके अगर कमी हो गई, तो कमी से जो है पौधे का वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, और अधिकता हो गया तो पौधे में फूल जो है विलम्ब से आते हैं। ठीक है, तो कमी भी होना अच्छा बात नहीं है, और अधिकता बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त दाब के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को लेके निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कितना इसमें उत्तर सही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लिख रहा है मानव में रक्त दाब बढ़ जाता है।
रक्त दाब को जो है स्फिनोमेनोमीटर नामक यंत्र से मेजर करते हैं। ब्लड प्रेशर जनरली आपको पता है कि सही कब माना जाता है, 120/80 अगर हो, ठीक, स्थिति ठीक ठाक है, ठीक है। अधिक होने पे हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कम होने पे लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ जनरली ये देखने को मिलता है, और इसको मेजर करने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर है भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें आपको गलत ढूंढना है। देखिए क्या लिखा है, आलू का मोजेक रोग, गेहूं का टूडू रोग, मूंगफली का टिक्का रोग और अरहर का झुलसा रोग। ये सब फैक्ट वगैरह एग्जाम में करके पूछा जाता है। देखिए आलू में मोजेका रोग जो है जीवाणु के द्वारा ही होता है, ठीक है, जीवाणु के द्वारा। तो जीवाणु लिखा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। गेहूं में जो है टिड्डा रोग दिया है, ये प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है। मूंगफली में टिक्का रोग जो दिया है कवक के कारण, ये तो कवक के कारण ही देखने को मिलता है। अरहर का झुलसा रोग कवक का कारण, देखिए तो अरहर का झुलसा रोग बिल्कुल कवक ही होता है, ठीक है। फ्यूजोरियम जो है ऑक्सीपोरियम नामक एक कवक होता है, और गेहूं में जो आपका ये टिक्का रोग दिया है, ठीक है। गेहूं में टुड्डू रोग जो है आप देखेंगे तो एक जीवाणु से ही होता है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, प्रोटोजोआ लिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी मूंगफली वाला सही ही है, ठीक है, कवक ही है एक। सार्कोपेरा जो है पार्नेस्टा नाम का एक कवक होता है। अभी जैसे रोग लग जाता है इसमें, पत्ती के दोनों सतह पे गोल गोल धब्बे वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन आई थिंक और गलत दिख रहा है। दो ऑप्शन गलत कैसे हो सकता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, टाइपिंग एरर वगैरह हो सकता है। ठीक है, आलू में जो मोजेक रोग होता है, आई थिंक जो है ये वायरस वगैरह के कारण होता है, ठीक है, विषाणु के कारण होता है। तो इसमें गलत होना चाहिए। चलिए आगे में हम क्लियर कर देंगे। ऐसे अभी तो लग रहा है ए बी दोनों जो है गलत है, ए और डी सही है, दो ऑप्शन तो, ठीक है, ए और बी दोनों चलिए अभी गलत अभी के लिए मान लेंगे, फिर अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे इसको। ब्रह्म मस्तिष्क का भाग है और उनका कार्य है बताना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, सेरेब्रम, मानव जो है देखेंगे मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा होता है, काफी जो है कामगर है, ठीक है। देखिए लिखा है कि फ्रंटल पाली, पेरिटल पाली, ठीक है, ऑक्सीपिटल पाली, टेम्पोरल पाली, आखिर इनका जो है कार्य क्या क्या होता है। देखिए इच्छिक पेशियों का नियंत्रण करना होता है फ्रंटल पाली, यानी फ्रंटल जो है लोब का। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, पेशियों पर नियंत्रण, एक का जो आपका तीन बन गया, ठीक है। पैराइटल पाली यानी पैरिटल लोब का काम जो है क्या होता है, तो त्वचा का संवेदन वगैरह, ठीक है। ऑक्सीपिटल जो है, लैब्स की बात करेंगे तो दृश्य संवेदना जो है, और टेम्पोरल लास्ट में एक ही बचा श्रवण के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बाकी देखिए मस्तिष्क नहीं रहे, पूरा आपका मस्तिष्क जो है आपको कंट्रोल करता है, संवेदनाएं प्राप्त करता है, ठीक है, बिल्कुल उसको सही रखना जरूर है। रोग है और प्रभावित अंग है बताइए, और पूछ रहा है कि कितना इसमें सही सुमेलित है। देखिए सब रोग किस कारण से होते हैं, और दूसरा इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं, ये दो बात आपसे पूछा जाता है जनरली। देखिए तो पहला एड्स है, ये लिख रहा है कि प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, ये इम्यून सिस्टम जो है इससे प्रभावित होता है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पोलियो में तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पोलियो में, ये भी सही है। नर्वस सिस्टम, एक खसरा में जो है संपूर्ण शरीर, ये भी करेक्ट ही है।
इन्फ्लुएंजा में देखा जाए तो श्वसन तंत्र हो गया, सब सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही खसरा हो गया, चेचक से भी आपका जो है संपूर्ण जो है शरीर ही प्रभावित होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कौन सी जो है प्रक्रियाएं विसरण विसरण के कारण संपन्न होती है। ठीक है, पिछला ही टेस्ट में आपको बताया गया था, विच ऑफ फ्लोइंग प्रोसेस टेक प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से कौन कौन जो प्रक्रियाएं होती हैं बताइए। देखिए हवा का चलना। ठीक है। आगे लिख रहा है अगरबत्ती का महक पूरे कमरे में। ठीक है। जनरली क्या होता है, जो भी आपका चाहे गैस हो या द्रव हो, उसका विलय जो है पदार्थों से स्वतंत्र अणु से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। तो अधिक से इनका गति कहाँ होता है, कम की ओर। ठीक है। अब किन्हीं आंतरिक और बाह्य बल के कारण ये होता है, और इसी को हम लोग विसरण बोलते हैं। ठीक है। हवा जो चलता है बिल्कुल, ये भी क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले ही चलता है। अगरबत्ती की महक जो है कमरे में फैल जाती है, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा। ठीक है। उसके अलावा देखें, शक्कर का पानी में घुलना, ये भी हो गया। देखिए आप शक्कर एक जगह डालेंगे फिर वो घुल जाएगा, कंसंट्रेशन लास्ट में समान होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जल, जड़ों में जल का अवशोषण। ठीक है, सब ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, डी। ठीक है। इसमें जनरली कहानी यही होता है, हाई कंसंट्रेशन से जो है लो कंसंट्रेशन की ओर जो है क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है। और ये क्यों होता है, तो सम इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सब्जी वर्णक सही सुमेलित नहीं है। देखिए क्या लिख रहा है, गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन करेक्ट है। प्याज का पीला रंग तो एंथोसायनिन ही है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन ही है, करेक्ट है ये भी। मिर्च का लाल रंग कैप्सिन। देखिए मिर्च का लाल रंग जो है आपको कैप्सेथीन के कारण होता है। देखिए वैसे ही कुछ लिख दिया गया है जो है फंसाने के लिए, ताकि जो है गलत जो है आंसर कर सके हम लोग। ठीक है, कैप्सेथीन, ध्यान रखेंगे, मिर्च का लाल रंग। ठीक है। रेड कलर किसके कारण होता है, कैप्सेथीन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखा है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं के संदर्भ में अब पूछा गया। अब देखिए आरबीसी से दो प्रश्न था, अब डब्ल्यूबीसी से एक आपसे प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है। व्हाइट ब्लड जो है कर्पोसेल्स, लिख रहा है कि कौन सही नहीं है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है। अगला लिखा है जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है लगभग, लाइफ स्पेन इसका 10 से 13 ही होता है, गोलाकार होता है लिख रहा है। ठीक है, बताइए सही है क्या। देखिए इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, कोई भी इसका निश्चित आकार नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। शरीर में तो प्रतिरक्षा का ही कार्य करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। बाकी हेमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, हेमोग्लोबिन जो है आपको आरबीसी में उपलब्ध होता है, डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में बोन मैरो में ही ये उपस्थित होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी काम इसका यही है कि मनुष्य में रोगजनक जो भी संक्रमण है उससे रक्षा करे, और रक्त का थक्का बनाने वगैरह में मदद करे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और कारण दिया गया है और बताना है कौन सा सही है। लिखा है पौधे में छाल हवा और पानी के लिए अवैध होती है। पौधे का जो छाल होता है, पौधे का छाल, वो हवा और पानी के लिए अभेद्य होता है, यानी हवा और पानी उसमें नहीं प्रवेश कर पाती है। इसमें सुबेरिन नामक एक रसायन पाया जाता है, बताइए कौन सा करेक्ट है। ये प्रश्न भी शायद हो चुका है।
चलिए कोई बात नहीं, एक आध प्रश्न रिपीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल सही है। छाल जो होता है उसका हवा पानी से जो है रक्षा करता है, यानी प्रवेश नहीं करने देता है। सुबेरिन नामक रसायन होता है, इसके वजह से होता है, तो व्याख्यान भी हो रहा है। ठीक है। ठीक है, एक्चुअली में होता है कि जो पौधे होते हैं उनमें उपस्थित जो है एपिडर्मिस कोशिका मरते जाती है, और उनके स्थान पे नया नया जो है विभाजकों का जगह लेते रहते हैं। एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर जो है एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाती है, और परिणाम स्वरूप एक जो है आपको देखने को मिलेगा कि एक छाल जो है पौधे में क्या हो जाता है, एक छाल जो है जनरेट हो जाता है। अब ये छाल जो है बिल्कुल सुबेरिन नामक एक रासायनिक पदार्थ इसमें उपस्थित होता है। ऐसे में ये जो है हवा और पानी के लिए अभेद्य होता है। अगला देखिए, विटामिन है और रोग है, आपको बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित है। थाइमिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, टोकोफेरल है। ये तो फैक्ट ही पूछ दिया गया जानकारी। देखिए थाइमिन, थाइमिन यानी B1, और से मानव रोग कौन सा हो, बेरी बेरी। ठीक है, तो ए का तो दो हो गया। राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबो जो है फ्लेविन, और ये हो जाएगा आपका इलोसिस। नियासिन, ठीक है, इससे जो हैगा पेलाग्रा। और टोकोफेरल, ये तंत्रिका संबंधित विकार देखने को मिलेगा। ठीक है, टोकोफेरल विटामिन ई की बात की जा रही है। नियासिन यानी विटामिन। देखिए कभी कभी आपसे ना रासायनिक नाम भी पूछ दिया जाता है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। B1 है थाइमिन बोलेंगे इसको, B2 को राइबो जो है फ्लेविन बोलेंगे, बी तक का, बी का तो पूरा ग्रुप काम का है आपका। B3 नियासिन हो गया, ई जो है टोकोफेरल हो गया। खैर यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो एक जो है, दो एक तीन चार। अगला देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है पूछा जा रहा है। कांच है, यहाँ पे निर्वात है, जल है, वायु है। देखिए जिस भी वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की गति क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखेंगे तो निर्वात में ही प्रकाश की गति होती है। ठीक है, कितना गति होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहीं पे अगर जल की बात करेंगे तो जल में थोड़ा सा कम। ठीक है, 2.25 × 10⁸ देखिए एनसीईआरटी में सब कुछ दिया गया है, मीटर पर सेकंड में ही है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो कांच है यहाँ पे। ठीक है, कांच में लगभग जो है 2 × 10⁸ जो है थोड़ा इससे कम। कभी कभी ना आपको सीक्वेंस लगाने को भी आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे निर्वात में जो है प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा। निर्वात की तुलना में हवा का प्रकाश का चाल जो है थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, हवा में जो है थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कम यानी कितना, लगभग 0.03%। ठीक है, ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे, कभी सीक्वेंस भी लगाने को आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी निर्वात से कंपेयर अगर करेंगे, निर्वात तो निर्यात सबसे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इससे कम हवा, एयर हो गया। ठीक है, और उससे कम जो है देखेंगे तो आपका पानी हो गया। ठीक है, वाटर। और उससे कम जो है आपका नेक्स्ट जो है कांच। ठीक है, यानी कांच से ज़्यादा होता है। ठीक है, कांच से लगभग, अगर निर्वात से कंपेयर करेंगे कांच का, तो 35% जो है स्पीड कम हो जाता है। वही निर्यात से अगर एयर का सॉरी वाटर का कंपेयर करेंगे तो लगभग 25% स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपसे कुछ यहाँ पे पूछा सकता है। देखिए एनसीईआरटी में सीरीज दिया गया है। ठीक है, आपको बताया भी था। ठीक है, जैसे आपका नाइलॉन है, नाइलॉन में जो है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और रॉक साल्ट में भी लगभग इतना ही देखने को मिलता है। एक तारपीन का तेल पूछते रहता है कभी कभी एग्जाम में, तो 2.04 × 10⁸ यानी तारपीन का तेल भी पानी से कम ही होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, बताएं। लिखा है कि जो है, अच्छा एक प्रश्न 20-21 था ना, एक और होना चाहिए प्रश्न।
एक और प्रश्न यहाँ पे था, देखिए क्या लिख रहा है। कार में जो है पीछे के यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं पीछे के यातायात को देखने के लिए? तो कितना बार आपको बताया था? ठीक है, क्या आंसर बनेगा? ठीक है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता है, काफी जो है बड़े क्षेत्र को कवर करता है। हाँ, इमेज भले छोटा छोटा आपको बनेगा, लेकिन क्षेत्र, अब बताइए कार वाले को क्या चाहिए कि पीछे जो है बड़े क्षेत्र का इमेज बने, यानी ट्रक गाड़ियां, बहुत सारी जो है गाड़ियां आ रही है, उसका जो है वो इमेज जो है देख सके। ठीक है, साइड मिरर जो है काम इसका यही होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 23 पूछ रहा है कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन टेलीविजन दूरस्थ नियंत्रण में प्रयोग जो है लाई जाती है? सूक्ष्म तरंग है, और रक्त, या और रक्त ही होगा, कोई डाउट नहीं है, इंफ्रारेड रेडिएशन ही है। ठीक है, खोज इसका जो है विलियम हर्सेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंफ्रारेड का रेडिएशन का खोज किसके द्वारा? विलियम, ठीक है, विलियम हर्सेल। टीवी के रिमोट कंट्रोल में यही यूज होता है आपका। ठीक है, कोहरे में फोटोग्राफी करने में, ठीक है, रोगियों को शिकायत वगैरह भी करने में, सब जो है उपयोग आपको किया जाता है। ठीक है, बाकी देखिए पराबैंगनी किरण का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? बताएं आप लोग, क्या आंसर बनेगा? जोहान विल्हेम रिटर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डायनेमो के बारे में लिखा है। डायनेमो देखिए मैं बताया था क्या है, एक प्रकार का ये जनरेटर ही है। जनरली जो लोग गांव वगैरह में रहते हैं देखे होंगे, पहले साइकिल वगैरह इस्तेमाल होता था, तो उसमें एक लाइट लगाया जाता था साइकिल के आगे, और एक छोटा सा डायनेमो लगा रहता था आपको पिछली वाला जो है व्हील के पास। जितना आप तेज चलाते थे उतना ही लाइट क्या होता था, जलता था। यानी इस मोमेंट से आप क्या पता चला, आप जो है तेज चलाते थे साइकिल, ठीक है, तो लाइट ज़्यादा तेज जलता था। क्या मतलब आप क्या दे रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, क्या दे रहे हैं आप? यांत्रिक ऊर्जा, और आपको क्या मिल रहा है? विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। ठीक है, आपको रोशनी मिल रही है, प्रकाश मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जनरेटर का भी यही काम है, यांत्रिक ऊर्जा हम लोग देते हैं, विद्युत ऊर्जा मिलता है। पावर प्लांट में क्या होता है, जो पावर जनरेशन होता है आपके घरों में जो है पावर जो आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, कोयला जो है, जनरली थर्मल पावर प्लांट की बात किया जाए, कोयले को जलाया जाता है। ठीक है, उससे हीट से जो है स्टीम, पानी को जो है स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और वही स्टीम जो हाई प्रेशर पे क्या होता है, टरबाइन पे जो है जाके जो है लगता है, और टरबाइन क्या करता है? रोटेट करता है, और वो रोटेशन जो है आपको फिर क्या करता है आपको? तो विद्युत जो है, विद्युत ऊर्जा क्रिएट करने का काम करता है, वो ऊर्जा फिर आपको जो है घरों में जो है ट्रांसफार्मर और जो है ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जनरेटर का भी काम हो जाता है। बाकी देखिए मोटर का काम क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मोटर में आप क्या करते हैं, जाके स्विच ऑन करते हैं, यानी उसमें आप विद्युत सप्लाई देते हैं मोटर में, तो आपका मोटर चलने लगता है। ठीक है, आपको यांत्रिक ऊर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो ये किसका हो गया? मोटर का हो गया। ठीक है, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज बदलना, ये किसका है? कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में बदलने का ये काम है ट्रांसफार्मर का। या उच्च वोल्टेज को भी निम्न वोल्टेज में, यानी हाई को लो में करना, ये काम किसका है? ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे, जो ट्रांसफार्मर आपका होता है, जो ट्रांसफार्मर आपका होता है, ये क्या करता है? इसमें पावर जो है नहीं बदलता है, पावर सेम रहता है। ठीक है, पावर और फ्रीक्वेंसी इसमें सेम होता है। अप डाउन किसका होता है? वोल्टेज का। ठीक है, तो कुछ ट्रांसफार्मर क्या होते हैं जो है आपको स्टेप अप होते हैं, और कुछ जो है स्टेप डाउन होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं रिक्वायरमेंट होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना है, जैसे देखिए अभी मैं बात किया जनरेशन, जनरेशन के पास से देखेंगे, अब यहाँ से देखिए दो चार पांच प्रश्न बन सकते हैं, मैं बता ही दे रहा हूँ। जनरेशन के पास जो है आपको जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वो क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप करता है, यानी उच्च वोल्टेज में बदलता है। वजह क्या है? एक देखिए ट्रांसमिशन लाइन में जब ये प्रवाहित किया जाता है उच्च वोल्टेज को, तो लॉसेज क्या होते हैं? कम होते हैं, लॉसेज कम होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। फिर जो है मान लीजिए आपको तो उतना हाई वोल्टेज का जरूरत नहीं है, जो डिवाइस वगैरह अप्लाइंसेस वगैरह डिजाइन किए गए हैं वो तो कम वोल्टेज के लिए किए गए हैं, तो फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के और आपको जो है वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया जाता है। चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट को घटा बढ़ा के जो है आपको वोल्टेज को अप डाउन किया जाता है, ट्रांसफार्मर में पावर सेम रहता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया से कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है? सब आपको बताया जा चुका है, ये जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे इसका।
पता है, लिख रहा है कि विवर्तन है, अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, ठीक है, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग है। क्या बन जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा आपका, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है आपका, ये चटका हुआ भाग ज़्यादा आपको चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, जहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, वो जो है शाइनिंग करेगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियाँ है और उनका इकाई है। देखिए सब फिजिकल क्वांटिटी और इनका यूनिट क्या होगा बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे त्वरण लिख रहा है, क्या है त्वरण? त्वरण यानी एक्सलेशन की बात हो रही है। एक्सलेशन क्या होता है आपका? चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है आपका? ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। देखिए आपको अगर डिफिनीशन पता है तो आप बिल्कुल यूनिट निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ठीक है, यानी ओवरऑल क्या होगा एक्सलेशन आपका? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम डिवाइड टाइम। ठीक है तो यहाँ से देखिए डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम स्क्वायर हो गया। डिस्प्लेसमेंट यानी एक प्रकार का जो है डिस्टेंस ही है, इसको हम लोग मीटर में मेजर करेंगे, और टाइम जो है सेकंड में, तो सेकंड स्क्वायर यानी क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको देखिए अगर डिफिनीशन आपको पता है तो याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी जिनको डिफिनीशन याद नहीं है वो याद कर लेंगे। ठीक है तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक का तो दो बन गया। अब बल है तो यहाँ पे तो न्यूटन ही सीधे दिख रहा है, फोर्स। ठीक है, फोर्स एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन। मान लीजिए न्यूटन नहीं दिया रहता, तब फिर क्या करते हैं? मास इसमें हम केजी में लिखते हैं, एक्सलेशन अभी देखे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको लिख के दे सकता था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए आवेग है। ठीक है, आवेग, ये जो है इम्पल्स की बात की जा रही है। आवेग जो है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ये होता है आपका एफ इंटू टी, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड ही हो जाएगा। और विद्युत धारा लास्ट में बचा एम्पियर, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के जो है पहले नियम के बारे में पूछा गया है। सब बेसिक बेसिक बातें हैं, बताना है कि कौन सा सही है। न्यूटन के गति का पहला नियम, देखिए लिख रहा है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी यानी एक्सटर्नल जो है फोर्स नहीं लगाया जाए। करेक्ट है, पहला गति का नियम यही तो बोलता है कि देखिए कोई भी वस्तु जो है अपनी अवस्था में जो है वो बनी रहना चाहती है। देखिए अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा और कोई मोशन में है तो मोशन में, जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। ठीक है, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका? सही होगा और इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। देखिए अगला लिख रहा है कि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने से प्रवृत्ति को जड़त्व बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी वस्तु जिस भी पोजीशन में है उसी पोजीशन में वो रहना चाहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको पता है कि न्यूटन के द्वारा 1627 में उनका एक पुस्तक था प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया, और उसी में जो है इस नियम वगैरह के बारे में बताया गया था, न्यूटन के गति के नियम के बारे में आपको बताया गया था। आगे देखते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, अभिकेंद्रीय बल के बारे में पूछा गया है, बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो ये है सेंट्रिपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। आपसे अभी सेंट्रिपिटल पूछा गया, अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर। ठीक है, तो आपको बताया था कोई भी पिंड है जब एक समान जो है चाल से त्रिज्या पे किसी वृत्तीय मार्ग पे घूमती है तो उस पे अभिकेंद्री एक त्वरण लगता है। ठीक है, और वो कितना था उसका? वी स्क्वायर अपन आर था, यानी उसके स्पीड पे डिपेंड करेगा। यानी मान लीजिए कोई जो है वस्तु इस पाथ पे घूम रहा है एक त्रिज्या पे वृत्तीय मार्ग पे एक समान चाल से, ठीक है, तो उस पे एक त्वरण लगेगा वी स्क्वायर बाई आर लगेगा। आपको पता है कि देखिए तो डायरेक्शन तो इसका हर एक पॉइंट पे बदल रहा है, अभी डायरेक्शन ऐसा है कुछ देर बाद ऐसा हो जा रहा है। ठीक है,
ईच एंड एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, बट परिणाम जो है देखेंगे तो भी स्क्वायर बाई आर ही लगता है, ठीक है। यानी त्वरण का दिशा जो है वृत्त के केंद्र की ओर जनरली होता है, तो इसलिए हम लोग इसको अविकेंद्रीय बल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो सही है, इसके अभाव में वस्तु वृत्तकार मार्ग पे नहीं चल सकती। अगर ये नहीं हो तो वृत्तकार मार्ग पे देखिए, चूंकि ये केंद्र की ओर लग रहा है और ये नहीं होगा तो बिल्कुल वृत्तकार मार्ग पे चलना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बिल्कुल क्या है, करेक्ट है ये भी। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन गया, बी। देखिए साइंस है तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए कि आप सभी उत्तर कर सके, निम्नलिखित में किस सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार, ये देखिए प्रकाश विद्युत जो है प्रभाव, ठीक है, 1921 में इनको जो है ये दिया गया था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए। अगला देखिए, प्रदीप्ति पदार्थ है और इसमें प्रकाश का रंग वगैरह क्या होता है। देखिए ये तो पूरा फैक्ट ही है, आपको याद ही होना चाहिए। जैसे कैडमियम जो है बोरेट है, कैडमियम बोरेट जो है ये गुलाबी प्रकाश, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है आपका। जिंक सिलिकेट जो है पीला प्रकाश, देखिए हरा प्रकाश देता है, हरा। मैग्नीशियम टंगस्टेट नीला प्रकाश लिख रहा है, देखिए हरे नीला रंग का प्रकाश होता है, हल्का नीला होता है, ठीक है। और अगला है जिंक जो है बेरिलियम सिलिकेट हरा प्रकाश, ये पीला देता है, ठीक है। तो जिंक बेरिलियम जो क्या होता है आपका पीला देता है, तो यही उल्टा कर दिया था, दो सही है, ऑप्शन नंबर बी। श्वेत प्रकाश के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम टंगस्टेट प्लस जिंक बेरिलियम सिलिकेट मिला देते हैं। डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। देखिए कॉमन क्या है सभी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मूर्तिकार भी इसका प्रयोग करेगा। डॉक्टर जो है हड्डी फ्रैक्चर होता है प्लास्टर के लिए उपयोग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा के बारे में पूछा गया है, ये सिलिकॉन का अपरूप है, ताप और विद्युत का ये कुचालक होता है, ठीक है। लिख रहा है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला बात तो हीरा बताइए, क्या ये सिलिकॉन का अपरूप है। बिल्कुल नहीं, ये तो कार्बन का अपरूप है, ठीक है, क्रिस्टलीय अपरूप है ये। शुद्ध हीरा देखेंगे तो पारदर्शक भी होता है और ये रंगहीन भी होता है। अब जिस अशुद्धि अगर आ जाती है तो हीरा में क्या हो जाता है, अलग अलग आपको रंग देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, हीरा काले रंग के हो सकते हैं क्या, आप लोग बताएंगे, यस या नो। ठीक है, देखिए, तो देखिए हीरा जो है काले रंग का भी हो सकता है, इसको हम लोग बोट बोलते हैं, ठीक है। काफी कठोर होता है, ऐसे में देखेंगे तो काटने वगैरह के लिए उपयोग जो है इसका हम लोग करते हैं, ठीक है, कांच वगैरह काटने में, ठीक है। घनत्व तो हीरा की बात करेंगे तो 3.52 होता है, ठीक है। यानी कांच को आसानी से बिल्कुल क्या कर सकता है, ये काट देता है। अपवर्तनांक हीरा का बात करेंगे तो ये भी काफी ज्यादा होता है, 2.147 होता है, ठीक है। यानी इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, और ऐसे में हीरा क्या होता है, आपको चमकता है। ताप और विद्युत का बिल्कुल क्या होता है, कुचालक ही होता है। जबकि वहीं देखिए ग्रेफाइट भी हीरा जो कार्बन का प्रूफ है, लेकिन वो क्या था, सुचालक था, ठीक है। चलिए, और ध्यान रखेंगे ये द्रव में बिल्कुल नहीं घुलता है, ठीक है। और अम्ल क्षार का प्रभाव भी इस पे हीरा पे नहीं पड़ता है। इतना सारा एक्स्ट्रा बात आप लोग याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। निम्नलिखित में से किसे जो है हास्य गैस के रूप में हम लोग जानते हैं, बताइए। तो ये देखिए नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लाफिंग गैस बोलते हैं। ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए। ये क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी दिख रहा है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं जनरली, पेट्रोलियम शोधन वगैरह में, विस्फोटक बनाने में, रंग और औषधि बनाने में, ठीक है, बैटरी वगैरह में उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग देखेंगे तो इसका अम्ल राज बनाने में, औषधि वगैरह बनाने में, ठीक है।
नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, जो पहला उत्तर था अपना, ठीक है। कई धातुओं के जो है घोलक रूप में, ठीक है, सिल्वर, सोने को शुद्ध करने के लिए तांबा, पीतल, कांसा, ऊपर चित्र वगैरह कुछ बनाना है, लिखना है, तब भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया अमोनिया के संदर्भ में सही है? देखिए लिख रहा है कि जल में अविलय होता है अमोनिया, ठीक है। आगे क्या लिख रहा है? ये एक गंध रहित गैस है, ये पीत गैस होती है, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। देखिए बिल्कुल बात सही है, ये तो अविलय होता है, गंधहीन भी होता है। देखिए जलीय विलय में लाल लिटमस नीला हो जाता है, ये क्या हो जाएगा आपका? इनकरेक्ट हो जाएगा। अमोनिया जो है आपको नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्रेट है, ठीक है। और औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन इसका अमोनिया का कैसे? हैबर विधि द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे, हैबर विधि के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो है एक तीखी जो है गंध होती है, ठीक है, तो सूंघने वगैरह पे छींक वगैरह आने लगता है जनरली, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसका उपयोग वगैरह भी पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, ये केमिस्ट्री में तो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो यूरिया के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, सफाई के काम करने में, जहाँ चिकनाई वगैरह करना होता है वहाँ इसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन उत्पादन में होता है, द्रवित जो है अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में बर्फ जमाने में भी हम लोग करते हैं। ये सब बात आप लोग याद रख सकते हैं। आगे देखिए, रबर के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। लिख रहा है कि इसकी प्रत्यास्थता जो है अधिक होती है, जल प्रतिरोधी होता है, विद्युत का कुचालक होता है, बताना है कौन सही है, ठीक है। लिख रहा है कि हाई इलास्टिसिटी होता है रबर का, वाटर रेजिस्टेंस होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बताइए कौन सा सही है। सब सही है, हाई इलास्टिसिटी होता है रबर में, ठीक है। अब आप इसको खींच सकते हैं और फिर जो है कुछ देर बाद अपने पुनः अवस्था में आ जाता है, ठीक है। दैनिक जीवन में तो आप देखते ही होंगे। बाकी ये रबड़ का उत्पादन की बात करेंगे तो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन में ज़्यादा देखने को मिलता है। वृक्ष के दूध से जो है ये रबड़ बनाने का काम किया जाता है, और जल प्रतिरोधी भी होता है बिल्कुल, ठीक है, रेजिस्टेंस। और रबड़ जो है पुअर कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी है, सब सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए लिख रहा है कि उत्पाद और स्रोत, ठीक है, सुमेलित करना है। देखिए ये सब तो प्रश्न हो चुका है ऑलरेडी। फार्मिक अम्ल जो है कीटियों में, साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में, ऑक्जेलिक जो है आपको पालक में, टार्टेरिक जो है आपको इमली में। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए का एक, हाँ, बी का तीन। चलिए अगला देखिए, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? मिश्र धातु, देखिए ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे देखिए गन मेटल, ये तांबा, जास्ता और टीन से बनता है, बिल्कुल करेक्ट है। कृत्रिम सोना लिख रहा है तांबा और एल्युमिनियम से, ये भी क्या है आपका? करेक्ट है। जर्मन सिंबल में तांबा, जास्ता और निकेल होता है, ठीक है। सोल्डर में तांबा और टीन, देखिए सोल्डर में तांबा और टीन नहीं होता है, सीसा और टीन होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका सीसा और एक हो जाता है टीन, ठीक है। सीसा प्लस टीन मिलकर सोल्डर बनाता है। अच्छा, तो तांबा और टीन मिलकर क्या बनाता है? तांबा और टीन मिलकर कांसा बनाता है, जो आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पूछा गया है। लिख रहा है कि सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है, एल्यूमिना से सीमेंट शीघ्रता से जमता है, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 40। चलिए 50 तक हम लोग एटलीस्ट देख लेते हैं आज, ठीक है। और उसके बाद अगले लेक्चर में, कल जो है बिल्कुल लाइव उपलब्ध रहेंगे हम, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। नाखून पॉलिश जो है परिमार्जक निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? यानी आप नेल को रिमूवर के रूप में, ठीक है, तो एसीटोन ही होता है, ठीक है, नेल पेंट हटाने के लिए। बाकी रंगहीन, ज्वलनशील और तीव्र गंध वाला, ये आपका कार्बनिक यौगिक है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41। देखिए कुछ करंट अफेयर है। 3 दिवसीय जो है आकाशीय अभ्यास था अंतरिक्ष अभ्यास 2024, ये कौन सा संस्करण का इसका आयोजन किया गया? तो देखिए कौन सा था, इसका पहला ही था, ठीक है। 13 नवंबर 2024 को जो है देखने को मिला था, 3 दिवसीय आकाशीय अभ्यास था अंतरिक्ष अभ्यास 2024, ठीक है।
बाकी उद्देश्य इसका क्या हो सकता है? अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्ति और सेवाओं को बेहतर जो है समझा जा सके। ठीक है, आगे देखिए, अगला बोल रहा है इंदिरा गांधी शांति नी जो है सशस्त्रीकरण विकास जो है पुरस्कार की स्थापना कब किया गया? ये देखिए कब जो है आपको 1986 में। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति निश्चय पुरस्कार कब 1986 से ही शुरू किया गया है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, बाकी इसमें और इफेक्ट भी पूछने का जो है चांसेज है, जैसे पुरस्कार की राशि जो है 10 मिलियन नगद और एक ट्रॉफी वगैरह दिया जाता है। ठीक है, पात्र इसके लिए कौन होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति निशस्त्रीकरण आर्थिक सहयोग मानवता वैज्ञानिक कुछ खोज है, इन सब में कोई बेहतर किया है। ठीक है, कोई व्यक्ति हो संगठन हो तो उनको ये दिया जाता है। आगे देखिए, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में पूछ रहा है कि किस स्तर के शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देगा? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना प्राथमिकी के लिए, माध्यमिक के लिए, देखिए किसके लिए है? उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, तो केंद्र मंत्रिमंडल के द्वारा लाया गया नया योजना पीएम जो है विद्या लक्ष्मी। उद्देश्य क्या है? जो भी मेधावी विद्यार्थी हैं इनको वित्तीय सहायता देना। ठीक है, और उच्च शिक्षा से वो लोग वंचित नहीं रह सके। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पूछा है कि संकल्पना 2015 में पेरिस में COP21 के दौरान किया गया था। बताइए करेक्ट है क्या? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बात बिल्कुल, भारत और फ्रांस के सहयोग से ही पहल स्टार्ट किया गया, चर्चा वहां पे किया गया था इसका। ठीक है, पहला वाला तो बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है, COP21 के दौरान ही बात की गई थी। अभी तो देखेंगे तो 100 से अधिक इसमें मेंबर शामिल हो चुके हैं। मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है, ये भी क्या है? बिल्कुल करेक्ट ही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। देखिए, वाई भारत मैटर्स, ये डॉक्टर जो है एस जयशंकर का है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। स्पीकिंग विथ नेचर, ये रामचंद्र गुहा। ऑर्बिटल जो है श्यामनाथा हार्वे। और सनातन जो है अर्जुन राम मेघवाल। सनातन जो है ये शरण कुमार जो है, शरण कुमार आपको जो है लिम्बाले। बाकी देखिए अर्जुन जो राम मेघवाल है, काफी सारी पुस्तकें हैं इनके, एक नाम याद रख सकते हैं, माँ मदर। अगला है निम्नलिखित में से किसे नाइजीरिया का प्रतिष्ठित जो है राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित जो है किया गया? ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री को तो जो है काफी सारा अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 20 सेकंड रुकेंगे, स्क्रीन थोड़ा होल्ड हो गया है। ठीक है, स्क्रीन होल्ड है, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, ओके, चलिए 46 हो गया, 47 देखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिख रहा है कि हाल ही में पहले एशियाई जो है बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया था? बौद्ध शिखर सम्मेलन। ठीक है, क्या बन जाएगा बताएं? लिखा है लखनऊ, गांधीनगर, पटना और नई दिल्ली। करेक्ट क्या हो जाएगा? नई दिल्ली ही होगा। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में पहली बार जो है आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में जो है आपका पहली बार इसका आयोजन जो है किया गया है। ये लास्ट में एरर क्यों आने लगा? चलिए बस 2 4 10 सेकंड आप लोग वेट करेंगे।
चलिए, सही है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया पहला जो है एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विषय था इसका एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। ठीक है। अगला लिखा गया है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कलांतर उन्मूलन का प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये बांग्लादेश को ही। ठीक है, काला ज्वर में, सॉरी कलांतर में बोल दिया था, काला ज्वर में। अगला है, मेट्स योजना के बारे में पूछा गया है। पूछा जा रहा है, ये भारत की जो है प्रतिभाशाली युवाओं के कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने की अनुमति प्रदान करती है। बिल्कुल करेक्ट है, मेट्स। ठीक है, किसकी बात हो रही है? मेट्स, यानी आपका मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स स्कीम। ठीक है, फुल फॉर्म भी कहीं पूछ दे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेट्स। ठीक है, तो मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड टैलेंटेड अर्ली जो है प्रोफेशनल्स स्कीम, तो कुछ समय के लिए बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में कार्य करने का अनुमति देगा। ये योजना उन भारतीय नागरिक को अवसर प्रदान करेगी जिनकी आयु 30 वर्ष या उससे कम है। दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 50। बाकी देखिए, अब आगे जो है आज काफ़ी डिले हो गया, तो अब अगला दिन हम लोग देखेंगे। पूरा जो है अगला दिन कितना बच रहा है आपका? 140 और पाँचों। चलिए, 90 प्रश्न जो है अगला दिन हम लोग सॉल्व कर लेंगे कल। बीमा जो है सुगम पहल के बारे में पूछा गया है। लिख रहा है कि भारतीय जो है बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी IBRDI ने बीमा उत्पादों के संबंधित मुद्दों से समाधान के लिए इसे शुरू किया है। ये पॉलिसी खरीद से लेकर दवा निपटान के लिए संपूर्ण डिजिटल सुविधा देगा। दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका? बी ही बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो बाकी आप लोग रिवीजन वगैरह करते रहें, और आप लोग से रिक्वेस्ट जो है एक ही है कि आप लोग जो है लेक्चर को जो है अधिक से अधिक जो है लोगों में जरूर शेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक आध फैक्ट और आपको बता देते हैं। ये देखिए, जो प्रधानमंत्री को अवार्ड वगैरह मिला, काफ़ी सारे देश से मिल चुका है। हो सकता है एक आध प्रश्न यहाँ से बना दिए जाए। ठीक है, तो देखेंगे इनको। एक तो हो गया ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इनको जो है मॉरिशस से द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द डूइंग ओशन जो है मॉरिशस का भी मिल चुका है इनको। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो मिस्र जो है इनको ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 मिला था। ठीक है, ध्यान से बस सुन लेंगे, आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, फ्रांस का जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर 2023 इनको दिया गया था। पपुआ न्यू गिनी से जो है कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगाहू 2023 था। रूस गए थे, और पहले ही खैर उस पुरस्कार का घोषणा कर दिया गया था, लेकिन 2024 में इनको ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू ऑफ द एपोस्टोपल जो है 2024 रूस वाला दिया गया था। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 से गुआना वाला दिया गया था, और कुवैत गए थे, वहाँ भी इनको दिया गया था 2024। ठीक है, और पुरस्कार का नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ द जो है मुबारक अल कबीर जो है 2024। ठीक है, तो ये सब इनको अवार्ड वगैरह दिया गया था। भूटान का भी एक अवार्ड इनको दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो 2024। ठीक है, और मिस्र का जो था ऑर्डर ऑफ द नाइल। इतना सारा आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी होगा। चलिए, लेक्चर को आप लोग शेयर वगैरह करते रहें। देखिए, प्ले लिस्ट में आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, प्ले लिस्ट में। ठीक है, जिनको NCERT यानी साइंस और ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ रहा है, साइंस का एक सेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी कराया गया है, तो उसको जाके देख लेंगे। ठीक है, साइंस का। ज्योग्राफी में भी ज़्यादा लोग को समस्या आता है, तो ज्योग्राफी पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया गया है। सीरीज को जाके देख सकते हैं, तो पूरा कंप्लीट पैकेज है, तो देख लेंगे, तो फिर आपका पूरा जो है कंप्लीट ही हो जाएगा। पूरा कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी कराया गया है। जो भी कथन एंड कारण के प्रश्न आते हैं सब आप सॉल्व कर लेंगे, ये अवेलेबल है। बाकी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं। RO के लिए स्पेशली बात करें तो आपका PYQ जाके देखेंगे, हिंदी वाला देखेंगे। ठीक है, UP PCS के लिए टेस्ट अवेलेबल है। अच्छा, UP PCS बिहार PCS के लिए थोड़ी देर में हम स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे। ठीक है, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, इन्हीं का भी कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग जरूर बताने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए, BPSC के लिए प्रोग्राम था,
ठीक है? कुछ लोग इसके लिए एनरोलमेंट के लिए एग्री किए हैं। अगर मैक्सिमम लोग एग्री करते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है। यहाँ पे आपको केवल जो है क्या किया जाएगा, मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप पढ़ के आएँगे और आपका ग्रुप में टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है? अब टेस्ट जो है कहाँ से होगा, तो जो भी मार्केट में बेहतर टेस्ट सीरीज़ है, उसी का टेस्ट यहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। एटलीस्ट कम से कम 50 प्लस टेस्ट, इससे ज़्यादा ही होगा, ये तो मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? तो इसके लिए आप लोग 9015040592 पे जोड़ सकते हैं। बीपीएससी का जो है पीटी का डेट अगर बात करें तो 10 सितंबर है। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ये जो है ना आपको मैं स्टार्ट करूँगा इसको। ठीक है? थोड़ा ये डिले हो गया, बाकी स्टार्ट करना था पहले। इसको जो है स्टार्ट किया जाएगा आपको 25 जून से। ठीक है? तो 25 जून से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, जितने लोग इनरोल रहेंगे। ठीक है? और ऐसे ही सेम प्रोग्राम यूपीपीसीएस के लिए है। कुछ लोग इंटरेस्ट वहाँ भी दिखाए हैं। ठीक है? यूपीपीसीएस के लिए भी सेम प्रोग्राम यही है आपका। और यूपीपीसीएस वाले भी देखिए 20 जून लिखा गया था। ठीक है? इसी के आसपास इसको भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ डेली टॉपिक वाइज़ आपको टारगेट दिया जाएगा। ये भी जो है सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, कोई लेक्चर वगैरह यहाँ नहीं कराया जाएगा। ठीक है? आपको टारगेट दिया जाएगा, आप पढ़ के आएँगे। ठीक है? और आपका टेस्ट होगा अगले दिन ग्रुप में। ठीक है? आप टेस्ट लगाएँगे, आपको फिर मॉडल आंसर की दिया जाएगा। वैसे ही बड़े-बड़े संस्थानों का जीएस का टेस्ट सीरीज़ हो गया, सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट सीरीज़, फुल लेंथ का, सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं 9015040592। ऑलरेडी एक यूपीएससी के लिए प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है? तो वो लंबा प्रोग्राम है यूपीएससी वाला, तो उसमें तो एनरोलमेंट जो है आपका अब जो है रोक दिया गया है, क्योंकि अब ये प्रोग्राम रनिंग में आ गया है। ठीक है? तो ये मात्र 599 का प्रोग्राम था, तो अब इसके लिए जो लोग मैसेज वगैरह कर रहे हैं कुछ लोग, आप मैसेज नहीं करें, अब ग्रुप में जो है किन्हीं को ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो ये प्रोग्राम जो है ये वाला, अब दूसरा कोई अगर प्रोग्राम स्टार्ट होता है, बताया जाएगा। बाकी चलिए इतने लोग के लिए, जो लोग ऐड हो चुके हैं उतने के लिए हम बेहतर काम करें, बहुत बेहतर है हमारे लिए। ठीक है? चलिए, बाकी मेरा उद्देश्य यही है, ये जो भी प्रोग्राम वगैरह है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 99 वगैरह फ़ी क्यों? देखिए आपसे जो है जो भी कुछ सहयोग राशि मिलेगी उसकी मदद से हम मार्केट से बेहतर कंटेंट आपके लिए परचेज़ करेंगे। और बेहतर कंटेंट जो है आप इंडिविजुअल तो परचेज़ करना सबके लिए नहीं है। पैसे में परचेज़ करेंगे और आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आप जैसे अब देखिए सारे लोग तो ब बड़े-बड़े संस्थान से कनेक्ट होके काम नहीं कर पाते हैं। देखिए जो लोग बड़े संस्थान से बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ वे में, मैं बार-बार बोलता हूँ, कनेक्ट होके काम कर रहे हैं, वो काम करते रहें। ठीक है? कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो ऐसे उन लोगों के लिए ग्रुप है। ठीक है? आप बड़े संस्थान से कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल आप करते रहें। ठीक है? बेहतर तरीके से काम करें और बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन में जल्द से जल्द सफल हो। जो लोग नहीं करते हैं, उन्हीं सब के लिए प्रोग्राम है। ठीक है? मेरे स्तर से जो है, मेरे स्तर से आपको क्या-क्या मदद की जा सकती है। तो देखिए, मैं काफ़ी लोग मैसेज किए कि सीसेट में जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है यूपीएससी में। ठीक है? सीसेट में। वैसे मैं आपको बोला कि मैथ और रीज़निंग खुद आपको मैं मैथ और रीज़निंग सीसेट का खुद मैं कराऊँगा। ठीक है? तो लाइव लेक्चर के माध्यम से उस जो है वीडियो में जो है कराया जाएगा। ठीक है? प्रोग्राम में। बाकी सब कुछ जितना मेरे से बन पाता है आप सभी के लिए करूँगा। ठीक है? और आप सभी जो है प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपना जो है फीडबैक वगैरह डाल सकते हैं कोई टॉपिक पे, जैसे काफ़ी लोग करंट अफेयर चाहते थे। अभी कुछ दिन पहले आपको करंट अफेयर का एक एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो है 3-4 मैगज़ीन का हेल्प लेके एमसीक्यू, अब देखिए मैं नहीं बोलूँगा कि मैं अपने से क्रिएट किया करंट अफेयर। ठीक है? और कंटेंट क्रिएट किया गया मेरे द्वारा, लेकिन मैगज़ीन का सहारा लिया गया। ठीक है? अब देखिए मैगज़ीन उपलब्ध है और आपको तथ्य इकट्ठा करके दे रहा है, तो फिर वहाँ से डाटा इकट्ठा करने में क्या दिक्कत है? तो आप सभी के लिए जो बेहतर होगा, हम कलेक्ट करके और करंट अफेयर लेके आएँगे जल्द ही। ठीक है? तो वो भी करंट अफेयर एक पड़ा हुआ है अभी का। बाकी दिसंबर, जनवरी तक तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, करंट अफेयर आपको एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है? और बाकी इधर लेटेस्ट जो है 2-3 महीने में जो नहीं हुआ है, तब वो शुरू कर दिए हैं। बाकी नवंबर से लेके और इधर पूरा जून-जुलाई तक कवर करेंगे। ठीक है? और आगे भी अगर जहाँ ज़रूरत लगेगा कवर किया जाएगा। एक करंट का भी नया जो है एमसीक्यू है, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? बाकी प्लेलिस्ट पे काफ़ी सारा चीज़ अवेलेबल है, जाके आप देखेंगे जो भी आपके काम का है। चलिए, अब बाकी आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है? सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है? शेयर करने में आपका 2, 4, 5 सेकंड जाएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? अगर ज़्यादा लोग लेक्चर को देखते हैं, ठीक है? तो मेरे को भी और ज़्यादा काम करने का इच्छा आपके लिए होता है कि चलिए बहुत ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। आप लोग, एक लोग कम से कम 2, 4, 5 लोग से ज़रूर जो है लेक्चर को शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले दिन, लाइव आएँगे, ठीक है? बिल्कुल जैसे पहले हम लोग लाइव फॉर्मेट में रहते थे, साढ़े 7 पीएम आएँगे आप लोग, ठीक है? और हम लोग फिर इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके आगे के बाद बताया जाएगा आगे क्या किया जाएगा। चलिए, तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।